भारत हमारे साम्राज्य की धुरी है। यदि हमारे साम्राज्य का कोई राज्य अलग हो जाता है तो हम जीवित रह सकते हैं, पर यदि हम भारत को खो देते हैं तो पूरे ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य अस्त हो जाएगा। यह कथन है विक्टर अलेक्जेंडर ब्रूस का, जो 1894 में ब्रिटिश इंडिया के वायसराय थे। साथ ही यह कथन यह भी स्थापित करता है कि भारत को अपना उपनिवेश बनाकर रखना ब्रिटिशर्स के लिए कितना महत्वपूर्ण रहा होगा। नमस्कार, मैं हूं हर्षित और आज आपके लिए लेकर आया हूं भारत की अर्थव्यवस्था के विकास की कहानी, जिसका सोर्स है एनसीईआरटी की ये वाली बुक। भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति या भविष्य की संभावनाओं को समझने के लिए जरूरी हो जाता है कि हम भारत के आर्थिक अतीत को समझें। इंडियन इकोनॉमी का जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है, उसकी नींव तो भारत की आजादी से लगभग 200 वर्षों पहले ही ब्रिटिश शासन के अधीन रखा जा चुका था। जेम्स वाट के स्टीम इंजन के आविष्कार के साथ ही ब्रिटेन और यूरोप के कई देशों में औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी। मतलब है कि बड़ी बड़ी मशीनों की सहायता से बड़ी मात्रा में मैन्युफैक्चरिंग होती थी और प्रोडक्ट बनाए जाते थे। पर मैन्युफैक्चरिंग के लिए जरूरत होती है रॉ मटेरियल की, यानी कच्चे माल की, और जब प्रोडक्ट तैयार हो जाए तो उसे कंज्यूम करने के लिए जरूरत होती है उपभोक्ता की। और इन दोनों बातों में ब्रिटेन के पास पर्याप्त मात्रा में कुछ भी नहीं था। ऐसे में सोने की चिड़िया कहा जाने वाला अखंड भारत उनके लिए कच्चे माल का सप्लायर बन जाता है और साथ ही तैयार किए गए प्रोडक्ट को खपाने के लिए एक रिच मार्केट। हाँ, इसके नकारात्मक प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था में देखने को जरूर मिलते हैं, जिस पर डिस्कशन हम आगे इसी वीडियो में सेक्टर वाइज करेंगे। पर उससे पहले हम समझते हैं कि अंग्रेजी शासन के स्थापित होने के पहले भारत की अर्थव्यवस्था कैसी रही होगी। जन सामान्य और सरकार दोनों की ही आजीविका का स्रोत कृषि था। फिर भी कई विनिर्माण उद्योग यानी मैन्युफैक्चरिंग देश की अर्थव्यवस्था को बल दे रहे थे। भारत अपने सूती व रेशमी वस्त्रों तथा धातु व बहुमूल्य मणिरत्नों से संबंधित शिल्प कला के उत्कृष्ट केंद्र के रूप में सुविख्यात था। उदाहरण ले तो बंगाल का सूती वस्त्र उद्योग, खास करके मलमल, जो कि एक विशेष प्रकार का सूती वस्त्र है, जो मूल रूप से ढाका, जो अब बांग्लादेश की राजधानी है, और उसके आसपास के क्षेत्रों में विशेष रूप से तैयार किए जाते थे। ये काफी बारीक कपड़ा होता है और जो विदेशी यात्री भारत आते थे वो इसके आकर्षण से बच नहीं पाते थे। वो इसे शाही परिवारों के उपयोग के लिए उच्च स्तर का मानते थे। परंतु औपनिवेशिक शासकों ने जो आर्थिक नीतियां अपनाई, उनके उद्देश्य कहीं से भी भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का नहीं था, बल्कि उनके स्वयं के हितों का संरक्षण करना और संवर्धन करना ही था। राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय के निर्धारण का भी कोई ईमानदार प्रयास नहीं किया गया। कुछ लोगों ने अपने स्तर पर आकलन करने का प्रयास किया, जैसे दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बी, फिंडले सिराज, डॉक्टर VKRV राव और CR देसाई, परंतु इनके अनुमानों में बहुत सी विसंगतियां थीं और इनके आपस में भी कई मतभेद रहे। पर ये सभी लोग एक बात पर सहमत थे कि 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत की नेशनल इनकम की जो एनुअल ग्रोथ रेट थी वो 2% से भी कम रही और उत्पाद वृद्धि दर तो मात्र 0.5% थी। अब हम कॉलोनियल रूल के प्रभाव को इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर में हुए डेवलपमेंट के बेस पर समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर को। ब्रिटिश रूल के अंडर भारत की अर्थव्यवस्था मूल रूप से केवल कृषि आधारित हो गई थी। लोग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से एग्रीकल्चर से ही अपने लाइवलीहुड को पा रहे थे। इतने सारे लोगों की रोजी रोटी होने के बाद भी एग्रीकल्चर सेक्टर के ग्रोथ में लगातार गिरावट होती रही। हालांकि एग्रीकल्चर का एरिया जरूर बढ़ा, परंतु उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी में कमी आती रही। इसका एक मुख्य कारण औपनिवेशिक शासन के द्वारा जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम अपनाया गया था वो भी था। भारत के पूर्वी भाग यानी कि बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किए गए अस्थायी बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा के प्रावधानों के कारण फसल का 10/11 भाग रेवेन्यू के रूप में ब्रिटिशर्स के पास चला जाता था और एक भाग मिलता था जमींदारों को। ऐसे में लालची जमींदार किसानों का ज्यादा से ज्यादा उत्पाद खुद रख करके उनका आर्थिक शोषण करते थे। कृषक वर्ग आर्थिक दुर्दशा और सामाजिक तनाव झेलने को बाध्य हो चुका था और ऐसे में किसान खेती की पुरानी तकनीकों में बदलाव नहीं कर पाते थे। सिंचाई की प्रभावशाली सुविधाओं का भी अभाव रहता था। फर्टिलाइजर का प्रयोग ना के बराबर होता था। कृषि लागत तो ज्यादा हो जाती थी, मगर जो प्रोडक्टिविटी थी वो नहीं बढ़ती थी। बेचारे किसान पॉवर्टी ट्रैप यानी कि विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी से कभी निकल ही नहीं पाते थे। प्राकृतिक आपदा जैसे कि सूखा, अकाल, बाढ़ के समय भी क्रूरतापूर्वक रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था, जिससे जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसका डेवलपमेंट तो नहीं हुआ, लेकिन मानवता भी शर्मसार होती रही।
एग्रीकल्चर सेक्टर को बर्बाद करने में एक कारण नकदी फसलों यानी कि कैश क्रॉप को जबरन उगाने की जो औपनिवेशिक नीति थी, उसने आग में घी का काम किया। नील की बढ़ती मांग ने औपनिवेशिक लालच को इतना बढ़ा दिया कि खाद्यान्न फसलों के बजाय वाणिज्यिक फसलों यानी कि कमर्शियल क्रॉप को उगाने के लिए किसानों को मजबूर किया जाता था। और ऐसी फसलें खेती योग्य जो जमीन होती है, उसकी जो उर्वरा शक्ति होती है, उसको नेगेटिवली इम्पैक्ट करती हैं। कुल मिलाकर काश्तकारों के एक बड़े वर्ग और छोटे किसानों के पास एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करने के लिए ना रिसोर्स थे, ना टेक्निक थी और ना ही कोई मोटिवेशन। इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो यहाँ भी हालात बहुत अच्छे नहीं थे। जैसे कि वो हमारे देश से रॉ मटेरियल लेके जाते थे और मशीनों से तैयार फिनिश गुड्स को भारतीय बाजारों में बेचते थे। मशीनों से तैयार प्रोडक्ट हैंडमेड प्रोडक्ट की तुलना में सस्ते होते थे और मार्केट में कंज्यूमर बिहेवियर को देखें तो आप भी कम प्राइस में अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट को पाना चाहते होंगे। ऐसा ही उस समय भी होने लगा, पर इस कारण भारत के जो छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग थे, वो समाप्ति की ओर बढ़ गए। स्वरोजगार करने वाले लोग बेरोजगार हो गए। इस कारण स्थानीय उत्पाद का अभाव हो गया और लोग इंग्लैंड से सस्ते और लाभपूर्ण जो इंपोर्ट हैं उनको करने लगे। आगे बढ़ने से पहले आप समझ लीजिए कि किसी भी देश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का बेस कुछ प्रमुख उद्योग यानी कि कोर इंडस्ट्रीज होती हैं। यानी कि अगर इन कोर इंडस्ट्रीज में डेवलपमेंट होता है तो यह ओवरऑल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आएगा। अगर इन उद्योगों का किसी भी देश में अच्छे से विकास होता है तो उस देश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अच्छा रहता है। दूसरा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के फैक्टर लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर को भी ध्यान में रखिए, क्योंकि इसके बिना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉसिबल ही नहीं है। हालांकि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में कुछ आधुनिक उद्योगों की स्थापना होने लगी। सूती वस्त्र और पटसन उद्योग लगाए गए और ये भारतीय उद्यमियों द्वारा भारत के पश्चिमी भाग में स्थापित किए गए। पटसन उद्योग को स्थापित करने के लिए आप विदेशियों को क्रेडिट दे सकते हैं, बट ये उद्योग बंगाल तक ही सीमित रह गया। टिस्को यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को 1907 में जमशेदजी नुसरवान जी टाटा के द्वारा स्थापित किया गया, जिनके नाम पर झारखंड के एक शहर का नाम जमशेदपुर रखा गया है। और दूसरे विश्व युद्ध के बाद शुगर, सीमेंट और पेपर आदि के कुछ कारखाने लगाए गए। हैवी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जो पूंजीगत उद्योग होते हैं उनका भी अभाव रहा। पूंजीगत उद्योग ऐसे उद्योग होते हैं जो कंज्यूमर के लिए फिनिश गुड्स को प्रिपेयर करने के लिए जिन मशीनों या कलपुर्जों की आवश्यकता होती है, उन मशीनों उन कलपुर्जों को बनाने का काम करती हैं। थोड़े बहुत उद्योगों के लगाने से भारत के जो ट्रेडिशनल उद्योग थे उनका जो विनाश हो गया था, उनकी भरपाई नहीं हो पाई। नए इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ रेट बहुत कम थी और जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद भी बहुत कम था। एक और कमी की बात करें तो पब्लिक सेक्टर का जो कार्यक्षेत्र था वो भी बहुत कम रह गया था। वास्तव में तो ये केवल रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनिकेशन, पोर्ट और कुछ पब्लिक एंटरप्राइजेज तक ही सीमित रह गए थे। फॉरेन ट्रेड के क्षेत्र में बात करें तो भारत हमेशा से अरब देशों, चाइना, श्रीलंका, ईरान आदि कई देशों से व्यापार करता रहा। बट कॉलोनियल पावर के रूल में अपनाई गई जो प्रतिबंधकारी नीतियां, चाहे वो ट्रेड, प्रोडक्शन या कस्टम से संबंधित रही हों, भारत के विदेश व्यापार को नेगेटिवली इम्पैक्ट किया और भारत सिर्फ सिल्क, कॉटन, वूल, शुगर, नील, पटसन आदि के निर्यात करने वाले देश के रूप में जाना जाने लगा। इंग्लैंड का भारत के विदेश व्यापार पर लगभग एकाधिकार था, क्योंकि आधे से कहीं ज्यादा तो इंग्लैंड से होता था, थोड़ा बहुत अन्य देशों से होता था। आयात की बात करें तो सूती, रेशमी वस्त्र, इंग्लैंड के कारखानों में बनी हल्की फुल्की मशीनें, इन सब का आयात किया जाता था। 1869 में स्वेज नहर के खुल जाने से पहले की तुलना में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो गया और भारत के विदेश व्यापार पर अंग्रेजों का नियंत्रण और भी ज्यादा बढ़ गया। सुएज कैनाल रेड सी को मेडिटेरियन सी से कनेक्ट करती है। इससे पहले अफ्रीका महाद्वीप का पूरा चक्कर लगाकर लगभग 20,000 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी, मगर सुएज कैनाल के बनने के बाद यह दूरी लगभग 1200 किलोमीटर तक की रह गई। नतीजन भारत से निर्यात और बढ़ गया, यानी एक्सपोर्ट सरप्लस हो गया, जिससे भारत के आंतरिक बाजारों में जो अनाज था, कपड़ा था आदि कई जरूरी वस्तुएं थी, उनका अभाव होने लगा। अब इस निर्यात से जो सोने चांदी का प्रवाह भारत में होता था, उसका एक बड़ा हिस्सा तो अंग्रेजी सरकार के युद्धों का खर्चा उठाने में चला जाता था। करप्शन भी बहुत ज्यादा हुआ करता था। कुल मिलाकर भारत के रिसोर्सेज को कॉलोनियल पावर ने ब्लाइंडली एक्सप्लॉइट किया। डेमोग्राफिक सिचुएशन की बात करें तो ब्रिटिश रूल में 1872 से सेंसस यानी कि जनगणना शुरू हुई।
जिससे एक इंसाइट तो जरूर मिलता है तब की डेमोग्राफिक सिचुएशन के बारे में। 1921 से पहले भारत की जनसंख्या डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के पहले स्टेज में थी। मतलब है कि बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही ज्यादा हुआ करते थे, ज्यादा जनसंख्या नहीं होती थी। डेथ रेट का ज्यादा होना यह साफ बताता है कि अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव था। कम्युनिकेबल डिजीज से जन और धन दोनों की बड़ी हानि होती थी। शिशु मृत्यु दर यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट प्रति 1000 218 थी। मतलब पैदा हुए 1000 बच्चों में से 218 की मृत्यु 1 वर्ष के अंदर हो जाती थी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी भले आज 69 ईयर की है, बट उस टाइम पे यह केवल 44 ईयर थी। जीवन प्रत्याशा या लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब है ऑन एन एवरेज कोई व्यक्ति कितने सालों तक जीता है। लिटरेसी रेट की बात करें तो आज भले हम 74% की लिटरेसी रखते हैं, उस समय 16% से भी कम लिटरेसी रेट हुआ करती थी। और फीमेल लिटरेसी की बात करें तो वो 7% से भी कम थी या फिर लगभग नहीं के बराबर थी। हालांकि गरीबी का कोई ट्रस्टवर्दी सोर्स या कोई भी ऐसा विश्वस्त आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, फिर भी कॉलोनियल रूल में अत्यधिक गरीबी थी। जनमानस की स्थिति बदतर थी। ऑक्युपेशनल स्ट्रक्चर की बात करें तो 70 से 75% जनसंख्या कृषि संबंधी कार्यों में लगी थी। हालांकि इतने कार्यबल की आवश्यकता थी नहीं वहां पर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लगभग 10% और सर्विस सेक्टर में 15 से 20% जन समुदाय रोजगार प्राप्त करता था। रीजनल डिवाइड को कंसीडर करें तो मद्रास प्रेसिडेंसी यानी कि आंध्र, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के जो क्षेत्र थे, वहां कृषि क्षेत्र पर जो निर्भरता थी रोजगार के लिए, उसमें कमी आई। वहीं उसके उलट उत्तर भारत, पंजाब, राजस्थान या उड़ीसा वाले क्षेत्रों में आप देखेंगे तो रोजगार के लिए कृषि पर निर्भरता बढ़ गई थी। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो पहले आप ये समझ लीजिए कि जो भी आधारभूत संरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉलोनियल रूलर ने एस्टेब्लिश कराया था, उनका उद्देश्य जनसामान्य को सुविधा पहुंचाना नहीं बल्कि स्वयं के हित को साधना था। ब्रिटिशर्स के पूर्व जो भारतीय सड़कें थी, सेनाओं के आने जाने, देश के भीतर से कच्चे माल को नजदीक के रेलवे या सी पोर्ट तक ले जाने के लिए उपयुक्त नहीं थी। इसलिए उन्होंने सड़कों का निर्माण करवाया, क्योंकि वो अपने औपनिवेशिक हित साधना चाहते थे। सभी मौसम में काम आने वाली सड़कों का अभाव हमेशा ही बना रहता था। फिर भी बारिश के मौसम में यह और भी भीषण हो जाती थी। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का जीवन तो कठिनाई में कुछ ज्यादा ही रहा करता था। 1850 से भारत में रेलों के स्थापित होने से अर्थव्यवस्था के जियोग्राफिकल और कल्चरल डिफरेंसेस कम करते हुए लंबी यात्रा करना पॉसिबल हो गया और इस कारण एग्रीकल्चर का और ज्यादा कमर्शलाइजेशन स्टार्ट हो गया। कमर्शलाइजेशन के कारण गांवों की जो सेल्फ रिलायंस वाली अर्थव्यवस्था थी उसको बहुत नुकसान पहुंचा। निर्यात तो दिन पर दिन बढ़ता गया, लेकिन इसका लाभ देशवासियों को नहीं मिल पाया। हालांकि कल्चरली भारत के लोग करीब तो जरूर आ गए थे, लेकिन जो इकोनॉमिक लॉस हुआ था उसकी कोई भरपाई पॉसिबल नहीं है। समुद्री जलमार्गों के साथ साथ आंतरिक जलमार्गों का भी विकास किया गया, मगर रेल मार्गों से जो इंटरनल शिपिंग है वो कंपटीशन नहीं कर पाए। टेलीग्राम की सेवा का तो विकास किया गया, पर यह जन सामान्य के लिए काफी महंगी थी। लोग इसका लाभ नहीं उठा पाते थे। हाँ, डाक सेवाएं तो जरूर जन सामान्य को प्रदान की जाती थी। और अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में है उनके बारे में हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे किसी और वीडियो में। अब हम आते हैं इस पूरे चैप्टर के कंक्लूजन पर। स्वतंत्रता प्राप्ति के लगभग 200 वर्षों के विदेशी शासन के कारण जो भारत की इकोनॉमिक कंडीशन थी, चाहे उसकी कोई भी डायमेंशंस रहे हों, वो उन पे असर जरूर पड़ा था। एग्रीकल्चर सेक्टर में लेबर सरप्लस हो गया था और किसी भी प्रकार की जो प्रोडक्टिविटी थी वो नहीं बढ़ रही थी। इंडस्ट्रियल सेक्टर में किसी भी तरीके का मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ, कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं की गई, जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है उसमें भी कोई ग्रोथ नहीं देखने को मिली। भारत का जो विदेशी व्यापार था वो तो इंग्लैंड के इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को ही फुलफिल कर पा रहा था और जो प्रसिद्ध रेल नेटवर्क था उसमें भी डेवलपमेंट के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किए जा रहे थे। उस समय के भारतीय समाज में जो व्याप्त गरीबी थी, बेरोजगारी थी, वो किसी भी तरीके से यह नहीं सिद्ध करती थी कि वहाँ की जनता के लिए जन कल्याण के काम किए जा रहे हैं। शॉर्ट में कहें तो आज की तुलना में उस समय में सोशियल इकोनॉमिकल चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। इस चैप्टर में आज के लिए इतना ही है। ये एक बिल्कुल बेसिक था, हम एक डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी है। यहाँ मैंने हिंदी और इंग्लिश के उन शब्दों का प्रयोग किया है जिनका आमतौर पे आप एग्जाम में प्रयोग कर सकते हैं, पर एग्जाम में जब भी लिखें तो कोशिश करिएगा कि आप एक भाषा का ही प्रयोग करें। अगर आप हिंदी लिखें तो सिर्फ हिंदी लिखने की कोशिश करें और इंग्लिश लिखें तो इंग्लिश।